आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। हरितारा प्रोग्राम में साले गुज़िश्ता जिला सरे फहरिस्त रहा। इस साल भी साबिक़ा रिवायत को बहाल रखा जाए। रियासती वजीर का जिलाई ओहदेदारों से खिताब और अहम हिदायतें। सरकारी दवाखाने में कचरे और गंदगी के अंबार, सेहतामा को लेकर उठते हैं बेशुमार सवाल। एक खातून ने बच्ची को जन्म दिया और फिर मौत का शिकार बन गई। बताओ किसको कहें इसकी मौत का जिम्मेदार। मुसलमानों का पस तालीमी तनासुब तशवीशनाक। आला तालीम में तो तनासुब इंतहाई हकारत आमेज। जिम्मेदाराने मिल्लत के लिए एक लम्हा फिक्र। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी की कोशिशों में ताउन लाजमी। सहारनपुर में फिर एक बार तबकाती मुनाफिरत भड़क उठी। एक नौजवान की जान गई। पुलिस ने 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मायावती के दौरे से तशद्दुद भड़का, बीजेपी ने इल्जाम आयद किया। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। तुम्हारी बीवियां जो कुछ छोड़कर मरे और उनकी औलाद ना हो तो आधों आध तुम्हारा है, और अगर इनकी औलाद हो तो इनके छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा है। इस वसीयत की अदायगी के बाद जो वो कर गई हो या फिर खर्च के बाद, और जो तरका तुम छोड़ जाओगे इसमें इनके लिए चौथाई है अगर तुम्हारी औलाद ना हो, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर उन्हें तुम्हारे तरके का 8वां हिस्सा मिलेगा। इस वसीयत के बाद जो तुम कर गए हो और या खर्च की अदायगी के बाद, और जिनकी मिराज दी जाती है वो मर्द या औरत कलाला हो, यानी इसका बाप बेटा न हो और इसका एक भाई या बहन हो, तो इन दोनों में से हर एक का हिस्सा छिटा है, और अगर इससे ज़्यादा हो तो 1/3 में सब शरीक होंगे। इस वसीयत के बाद जो की जाए या फिर खर्च की अदायगी के बाद, जबकि औरों का नुकसान न किया गया हो, ये मुकर्रर किया गया है अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला दाना वो बुर्दबार है। सूरत उन्निसा आयत 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और इस पर मुसलमानों की इतनी बड़ी जमात नमाज पढ़े जिसकी तादाद 100 तक पहुँच जाए, और फिर वो उसके हक़ में शिफ़ात की दुआ करे तो इनकी शिफ़ात कबूल कर ली जाती है। हदीस मुबारका मुस्लिम, अहमद, निसाई, तिरमिज़ी। अब खबरें तफसील से। ZP हॉल में अहम इजलास। रियासती वजीर ने जिले ओहदेदारों से मुखातिब किया और बताया कि हरिता हरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी में जिला सरे फहरिस्त रहा। उन्होंने इस साल भी इस प्रोग्राम पर मौसर अमलावरी की हिदायत दी और साथ ही पौधों की निगहदाश्त व तहफ़्फ़ुज़ की मनसूबाबंदी पर भी जोर दिया। जिला परिषद के इजलास हॉल में मुनक़िदा प्रोग्राम में रियासती वजीर जोगो रामैया ने हरिता हरम प्रोग्राम के लिए जिले ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा, पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता के अलावा दिगर कई अहम आला ओहदेदार शरीक थे। इस प्रोग्राम में जोगो रामैया ने इंकशाफ किया कि ये इंतहाई मसरत की बात है कि हरिता हरम प्रोग्राम में जिला निजामाबाद सरे फहरिस्त रहा और यहाँ पर रियासत भर में सबसे ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। रियासती वजीर ने इस कामयाबी पर जिले ओहदेदारों की जबरदस्त सताइश की और कहा कि इस साल भी इस प्रोग्राम पर अमलावरी के इक़दाम किए जाएं और खुसूसी मनसूबाबंदी के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि लगाए गए पौधों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए और उसकी निगहदाश्त के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं। అది నేషనల్ హైవే అయినా అదే కష్టం కావచ్చు, కానీ మనం PR అండ్ R&B రోడ్లకు మాత్రం ఆ గ్రామార్థ రక్షణ కమిటీ వాళ్ళతోటి విలేజ్లలో మరి మనం సాటింపు చేసినా లేకుంటే మైక్స్ అనౌన్స్ చేసినా కనీసం అంటే చేన్ల చెత్త చెదరం కాలబెట్టేటప్పుడు వాళ్ళు ఓపెన్గా ఫైర్ అగిపెడతా ఉన్నారు. అది కాలకుండా వచ్చి గట్ల కట్టుకొని మనం పెట్టే చెట్టు కాలిపోతాం. కనీసం అంటే మనం ఆ చెత్త చెదారం కాలబెట్టే రోజు రైతుకు ఏ గ్రామంలో ఆ గ్రామ హరిత రక్షణ కమిటీల ద్వారా మనకు మన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉంటారు కాబట్టి VRO కానీ పంచాయత్ సెక్రటరీ కానీ మిగతా అంగన్వాడీస్ కావచ్చు, ANMs కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా గ్రామ ప్రజలకు ఒకసారి కాదు 10 దఫాలు చెప్తే అంటే ఎన్ని 2 సంవత్సరాల చెట్టు పెరిగింది కూడా
మొత్తం అగ్గి ద్వారా కాలిపోతూ ఉంది, ప్రమాదం జరుగుతుంది. सर्व शिक्षा अभियान के सीआरपीएस ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया और कहा कि हर महकमे में तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, हमें क्यों महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला से इस तवक्के का इजहार किया कि वो इनकी तनख्वाहों में ज़रूर इजाफा करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत खिदमत अंजाम देने वाले सीआरपीएस ने आज धरना मुनज़्ज़म करते हुए अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। सीआरपीएस के कायद ने बताया कि वो गुज़िश्ता 6 सालों से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और इनको इंतहाई मामूली तनख्वाहें दी जा रही है, जबकि दिगर महकूमजात में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में भारी इजाफा किया गया है। लिहाजा हमारा भी मुतालबा है कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए। सीआरपीएस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कम से कम तनख्वाह 28,940 रुपये फ्राहम करती है। लिहाजा इनका मुतालबा है कि इनको भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक 28,940 रुपये तनख्वाह फ्राहम की जाए। बसूरत दिगर इन सीआरपीएस ने शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। इन सीआरपीएस ने रियासती वज़ीर आला से इस तवक्के का इजहार किया कि वो दिगर महकूमजात की तरह इनको भी इजाफी तनख्वाहें फराहम करने के लिए हमदर्दाना इक़दाम करेंगे। అభియాన్లో క్లస్టర్ రిసోర్స్ పర్సన్గా గత 5 సంవత్సరాల నుంచి మేము పనిచేస్తున్నాము. మా నియామక పద్ధతి మెరిట్ కమ్ రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్లో ఇంటర్వ్యూ డిస్ట్రిక్ట్ సెలక్షన్ కమిటీ ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని మమ్మల్ని ఉద్యోగంలో నియామకం చేయడం జరిగింది. కానీ గత 5 సంవత్సరాల నుంచి మాకు అన్యాయం జరుగుతూనే ఉంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా గత 3 సంవత్సరాల నుంచి మా యొక్క వేతనాల పెంపు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఆలోచిస్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం ఇప్పటికీ అనేక డిపార్ట్మెంట్లకు పెంచడం జరిగింది. కానీ కేవలం సర్వశిక్ష అభియాన్లో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులకు మాత్రం ఇప్పటివరకు పెంచడం లేదు. మా యొక్క డిమాండ్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా సిఆర్పీలని క్రమబద్ధీకరిస్తూ సమాన పనికి సమాన వేతనం అనే సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే తీర్పు ఇచ్చిందో దాని ప్రకారం 28,940 రూపాయల వేతనం తక్షణమే చెల్లించాలి। लड़की को जन्म देने के बाद एक खातून तड़पती हुई मौत के मुंह में चली गई। अफराद खानदान ने इल्जाम आयद किया कि सरकारी दवाखाने के डॉक्टरों और अमले की गफलत ने इस खातून की जान ले ली। बेकाबू होते हुए हालात पर पुलिस ने चौकसी से काबू पा लिया। कोटगली की रहने वाली पद्मनी नामी खातून को ज़दगी की गर्ज से सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया, जहां उसने लड़की को जन्म दिया। बादिज़ा पद्मनी की हालत अचानक बिगड़ने लगी, जिस पर उसके अफराद खानदान ने उसकी इत्तला दवाखाने के अमले को दी, लेकिन अमले की जानिब से किसी किस्म की चुस्ती का मुजाहरा नहीं किया गया। डॉक्टर्स ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर पद्मनी ने दम तोड़ दिया, जिस पर उसके अफराद खानदान बरहम हो गए और इल्जाम आयद किया कि सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स और अमला इंसानियत से आरी है, इनको इंसानियत का कोई दर्द नहीं है, इनके गोश पोश वाले जिस्मों में पत्थर के दिल है। पद्मनी काफ़ी देर तक तड़पती रही, लेकिन किसी डॉक्टर या अमले ने इसको इलाज फराहम करने में दिलचस्पी नहीं ली और फिर पद्मनी ने अपने नवमौलूद बेटी को बिलखता छोड़कर दम तोड़ गई। एहतजाजी खानदानी अफराद ने डॉक्टरों और अमले के खिलाफ पुलिस में शिकायत की और इन पर मुजरिमाना गफलत का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान हालात बेकाबू हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने बर वक्त मदाखिलत की और हालात पर काबू पा लिया। భార్య కోల్పోయారు నిన్న డెలివరీతో। ఇలా పేద ప్రజలని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉందని సేవాభావంతో వస్తే ప్రాణాలు తీస్తూ ఉంటే సిబ్బంది లేకుండా కోరికతోటి సూపరింటెండెంట్ గారు ఏం చేస్తున్నారు, పై అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు, తక్షణమే అధికారాలు వచ్చి కలెక్టర్ కానీ లేకపోతే ఎవరైనా అధికారాలు వచ్చి ఇట్లాంటి సమస్యలు కాకుండా చూడాలని కోరుతున్నాం। మేడం అన్నదంట 3 రోజుల కింద వచ్చి జాయిన్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీ రిజిస్టర్ల పేరు నమోదు కాలేదు, మీరు తీసుకుపోండి అన్నారంట। ఇంకొకరు వచ్చి అన్ని రిపోర్ట్లు ఇచ్చినాము, మేము జాయిన్ చేసుకుంటామన్నారంట। వాళ్ళకే ఇది లేక అమ్మాయిని లేట్ చేసారు। నిన్ననే కావాల్సిన డెలివరీ మొన్ననే కావాల్సిన డెలివరీ నిన్న అయింది। నిన్న 11 గంటల సీజన్ చేసిండ్రు, నైట్ 11 గంటలకు ఆ అమ్మాయి చనిపోయింది। వీళ్ళు 11 వరకు అసలు నైట్ 11 గంటలకు ఈ అమ్మాయిని చూసిన వాళ్ళు లేరు। ఇక్కడ డాక్టర్ని అడిగితేనేమో ఆమె వేరే దగ్గర పోయిందంట, సిస్టర్ని అడిగితేమో 60 మందికి నేను ఒక్కదాన్ని ఉన్నా, నేను ఏం చేయాలని పట్టించుకున్నా, అమ్మాయికి వాటర్ తాపించారని ఒక బదలం లేపారు। కింది వాటర్ తాపించలేదంట, ఏం తాపించలేదంట। వాటర్ తాగించితే అవి మొత్తం లంగ్స్లో పోయి అవి అక్కడ ప్రాబ్లం అయితే చచ్చిపోయింది। ఆల్రెడీ మీరు డైట్ బాడీ చేసి పోస్ట్ మార్టంలో కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి అని డాక్టర్ చెప్తున్నారు। सरकारी दवाखाना निजामाबाद की हमा मंजिला खूबसूरत व दीदाजेब इमारत कहीं एक खूबसूरत झांसा तो नहीं है। क्या यहाँ वाकई सेहत मिलती है? ये एक अहम सवाल है जो जहनों में उस वक्त उभरता है जब हम इस सरकारी दवाखाने में गंदगी के अंबार देखते हैं।
खूबसूरत इमारत मरीजों को धोखा देने के लिए तामीर करवाई गई है या फिर यहाँ अवाम को वाकई मुनासिब इलाज फराहम होता है। शहर निजामाबाद को दारुल हुकूमत हैदराबाद के बाद एक अहम तरीन तिजारती मुकाम माना जाता है। यही वजह है कि देखते ही देखते निजामाबाद की वसअत में इजाफा होता चला गया। अतराफ की रियासतों के कई लोग निजामाबाद में आकर बस गए और यहीं के शहरी बन गए और देखते ही देखते आबादी लाखों को तजावुज कर गई। इस बड़ी आबादी के पेश नज़र जिले के मरकजी मुकाम पर एक शानदार दवाखाना तामीर करने का अज़्म किया गया और फिर भारी अखराजात से निजामाबाद में 7 मंजिला वसी व अरीज सरकारी दवाखाना तामीर कर लिया गया। इस सरकारी दवाखाने की इमारत इंतहाई खूबसूरत और दीदाजेब है, मगर क्या वाकई ये इमारत अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि बाहर से? आइए हम आपको बताते हैं इस खूबसूरत इमारत के पीछे छुपी हुई कराहियत आमेज़ हकीकत। दरअसल ये दवाखाना मरीजों के लिए सेहत फराहम करने के लिए है और सेहत के लिए सफाई लाजमी होती है और सफाई वो भी सरकारी दवाखाने में ये मुमकिन बात नहीं है। इस दवाखाने से रोज़ाना बहुत सा कचरा निकलता है। लाजमी है कि इस कचरे को दूर दराज मुकाम पर फेंका जाए। सरकारी दवाखाना निजामाबाद की खूबसूरत इमारत के अगबी हिस्से में वाक़े खुले मैदान में दवाखाना इंतजामिया ने गंदगी और कचरे के अंबार लगा दिए। यहाँ रोज़ाना बाकायदगी से कचरा फेंका जाता है और यहाँ ताहाल कई टन कचरा जमा हो चुका है, जिससे भयानक ताउफुन फैल रहा है और यकीनी बात है कि इस कचरे पर मक्खियाँ और जरासीम वो मच्छर अफजाइश पा रहे होंगे और ये भी ठोस हकीकत है कि ये मच्छर और जरासीम सेहत तो फराहम नहीं कर सकते और ये भी लाजमी बात है कि ये मच्छर और जरासीम करीबी इमारतों पर यलगार करते होंगे और इंसानों को अपना शिकार बनाते होंगे और लाजमी बात ये भी है कि जिन इंसानों को ये मच्छर और जरासीम शिकार बनाते हैं वो बीमार होते ही होंगे। ये बात तो हमें साइंसी तहकीक ने ही बताई है। अब आइए असल बात की तरफ। इस कचरे, गंदगी और ताउफुन के मरकज से सबसे करीबी इमारत खुद सरकारी दवाखाना ही है, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग शिफा व सेहत की उम्मीद लिए रुजू होते हैं। अगर ये मच्छर और जरासीम इन मरीजों को अपना निशाना बनाएंगे तो क्या वो सेहतयाब हो सकते हैं? ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब देना अरबाब मजाज की जिम्मेदारी है। हकीकत तो ये है कि मरीज तो और मरीज हो जाएगा, बल्कि साथ ही मरीज का तीमारदार भी बीमार पड़ जाएगा। इस गंदगी और कचरे की अदम सफाई व निकासी के ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे ने दवाखाना सुपरिटेंडेंट रामलू और सैनिटरी सुपरवाइजर से सवाल किया, जिस पर उन्होंने बताया कि सफाई में इनकी माविनियत करना महकूमे बल्दिया की जिम्मेदारी है, लेकिन महकूमे बल्दिया ताउन पर आमदा नहीं है, लिहाजा यहाँ कचरे के अंबार लग रहे हैं। खानगी सतह पर भी कचरे की निकासी की राहें तलाश की जा रही है। उन्होंने तयखुन दिया कि जल्दी इस गंदगी से सरकारी दवाखाने को निजात दिलाई जाएगी, मगर सवाल ये है कि इस मुजरिमाना गफलत का असल जिम्मेदार कौन है? ये कोई मामूली मसला नहीं है, बल्कि अवाम की सेहत से जुड़ा हुआ हसास मसला है, जो कि मरीजों को मौत के मुंह में ले जाने का सबब बन सकता है। तो फिर कसूरवार किसको माना जाए, दवाखाने की गैर जिम्मेदार इंतजामिया को या फिर बेहिस व लापरवाह महकूमे बल्दिया के शोबे सफाई को? हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से जिले की नौजवान बेवाओं में रमज़ान राशन व इफ्तारी किट्स और ईद का सामान नए कपड़े तकसीम किए गए, जिसमें ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने शिरकत की और बेवाओं को दूसरी शादी कर लेने की तरगीब दी और 50,000 रुपये इमदाद का ऐलान किया। मुकामी जिम्मेदार तारिक अंसारी ने इंतजामात में अहम रोल अंजाम दिया। हिदायत पुरस्कार तकरीब में हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से माह रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र जिले की 200 से ज़ायद मुंतखबा नौजवान बेवाओं को एक माह का मुकम्मल राशन, मई इफ्तारी और ईद का सामान, मई कपड़ों के तकसीम किया गया। इस तकरीब में ट्रस्ट के जिम्मेदार शाद खान और उनके अफराद खानदान ने शिरकत करते हुए ये किट्स गरीब नौजवान बेवाओं के हवाले किए। गयासुद्दीन बाबू खान की निगरानी में चलने वाले इस ट्रस्ट के जरिए कई अहम खिदमात अंजाम दी जाती हैं, जिनमें गरीब नौजवान बेवाओं की इमदाद भी शामिल है। निजामाबाद के मुकामी जिम्मेदार तारिक अंसारी ने इस तकरीब के इंतजामात किए और तकसीम में भरपूर हिस्सा लिया। हर साल माह रमज़ान में ज़िले की मुंतखबा बेवाओं को जो कि अयाम जवानी में बेवा हुई, उनको रमज़ान का मुकम्मल राशन और ईद का सामान व कपड़े तकसीम किए जाते हैं। इस तकरीब से इस्तेफादा करते हुए इन नौजवान बेवाओं की काउंसलिंग की जाती है और उनको दूसरे निकाह के लिए तरगीब दी जाती है। तारिक अंसारी ने बताया कि शादी दरहकीकत अज़वाजी रिश्तों को जोड़ने और नफसानी ख्वाहिशात की तकमील करने का जायज़ ज़रिया है। जवानी के अयाम में इन ख्वाहिशात की तकमील लाजमी होती है
اور اس سے فرار قطعی ممکن نہیں ہے۔ ان نفسانی خواہشات کی تکمیل کا جائز طریقہ اگر ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خواہشات ہی دم توڑ دیں، لہٰذا خواہشات زندہ رہتی ہیں اور ساتھ ہی گزر جاتا ہے۔ لہٰذا اسلام نے سختی سے ہدایت دی ہے کہ فوری دوسرے نکاح کا اہتمام کر لیا جائے تاکہ تم گمراہ نہ ہو اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے گناہوں کی راہ اختیار نہ کر لو۔ یہی پیغام ان بیواؤں کو خاتون مہمان کے ذریعے پہنچایا گیا ہے اور ان نوجوان بیواؤں کو دوسری شادی کر لینے کے لیے ترغیب دی گئی ہے، اور ساتھ ہی دوسرا نکاح کرنے والی بیوہ کو حیدرآباد زکوٰۃین چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے 50,000 روپے مالی امداد فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں محمد جنید ایڈوکیٹ کے علاوہ والنٹرز سعد اللہ، نصیر الدین اور عرفان کے علاوہ دیگر شریک تھے۔ کی جانب سے تمام نظامات کے تمام منڈلوں کے نوجوان بیواؤں کے لیے جو ہے رمضان کے پیکیج کی تقسیم ہر سال کی کیا نام ہے اماں؟ رمضان سے پہلے کے لوگ جو ہے دشواری نہ ہو، وہی نیت سے وہی غلط جو ہے آج پروگرام کیا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ کارنامہ بہت بڑا کارنامہ ہے بابو قاسم فیملی کا، جس سے ان کے افراد خاندان یہاں پر آ کے جو ہے لوگ اس میں جو ہے حصہ لیتے ہیں، اس کارکرم میں حصہ لیتے ہیں، تو بہت بڑی بات ہے یہ تمام لوگوں کے لیے۔ میں جو ہے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، دیگر جو احباب ہماری قوم کے احباب کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایسی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی ابتر صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ جانبدارانہ حکمران یا پھر خود مسلم طبقہ؟ سوال اہم ہے، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیمی پسماندگی تشویشناک، نکلنے کی راہ موجود ہے، مگر حوصلوں کا فقدان افسوسناک ہے۔ دیکھتے ہیں عوام ٹی وی کی انتہائی اہم ترین تجزیاتی رپورٹ۔ ہندوستان میں مسلم طبقے کے لیے یہ بات کسی علمیے سے کم نہیں کہ تعلیمی میدان میں مسلمانوں کا تناسب ہندوستان کی سب سے کم ترین اقلیت سے بھی انتہائی کم ہے۔ یہ الفاظ کسی مقرر یا خطیب یا پھر کسی لفاظ کے نہیں ہیں، بلکہ یہ الفاظ سچر کمیٹی کی تیار کی گئی رپورٹ میں درج ہیں، جس میں کھل کر مسلم طبقے کی حالت زار کی نشاندہی کرتے ہوئے حکومت وقت سے مسلم طبقے کو سماجی ادارے میں واپس لانے کے لیے سفارشات کی گئی ہیں۔ اس کے باوجود بھی کسی کے کان پر جوں نہیں رہیں گی۔ سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہم ملزم کس کو قرار دیں؟ جو مسلم طبقے کی حالت زار کا ذمہ دار ہے، اغیار یا پھر مسلم دشمن حکومتیں یا پھر خود مسلم طبقہ؟ ایک بات کہنا ضروری ہے کہ ہم تعصبیت اور جانبداری کے شکار ضرور ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہماری مجرمانہ غفلت ہمیں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے کر دیتی ہے۔ موجودہ حالات میں ہمارے تعلیمی تناسب میں کچھ بہتری ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کو قطعی طور پر حوصلہ افزا بلکہ قابل لحاظ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے نوجوانوں نے حالیہ عرصے میں انجینئرنگ اور ڈاکٹریٹ جیسے شعبہ جات میں پیش قدمی ضرور کی ہے، لیکن دیگر اہم شعبہ جات اب بھی ہماری دسترس سے بہت دور ہیں۔ بالخصوص اہم ترین انتظامی شعبہ جات تو ہمارے لیے چاند کی طرح بن چکے ہیں، جن کو بتا کر بچوں کو بہلایا تو جا سکتا ہے مگر دلایا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ عہدے ہمارے لیے ناقابل دسترس بنے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان قابل یا اہل نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان انتہائی اہلیت و قابلیت کے مالک ضرور ہے، مگر انتظار یا محنت کے متحمل نہیں ہیں۔ بے شمار ذہین و انتہائی باصلاحیت نوجوان اس لیے انتظار نہیں کر سکتے کہ ان کے مالی حالات ان کو اس بات کی اجازت قطعی فراہم نہیں کرتے، لہٰذا یہ نوجوان معاشی استحکام کے لیے شارٹ کٹ کی راہ اختیار کر لیتے ہیں اور پھر اس کی روڑھی تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ انجینئر، وکیل یا کلرک یا بہت کچھ ہوا تو MBBS ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ معاشی ضرورتوں میں ایسے الجھ جاتا ہے کہ اس بات کو قطعی فراموش کر دیتا ہے کہ B.Tech کے بعد M.Tech یا پھر PhD ہوتا ہے، یا پھر LLB کے بعد LLM یا پھر لا میں PhD کی جا سکتی ہے، یا پھر MBBS کے بعد MD یا MS کے کورسز کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اس حد تک معاشی ضرورتیں سر پر پڑتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہی فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اس سے چند خاندان آسودہ حال ضرور بن جاتے ہیں، لیکن یہ ملت اسلامیہ کا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اس بات پر اکابرین ملت کو سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے اور ایسی راہ نکالنی چاہیے کہ دیگر اہم شعبہ جات بالخصوص انتظامی شعبہ جات یعنی سول سروسز میں ہماری حوصلہ افزا پیش رفت ہو۔ مسلم طبقے کا سول سروسز میں تحال تناسب انتہائی حقیر ترین ہے۔ 2000 سے زائد IAS عہدیداران میں ہمارے
सिर्फ 30 नौजवान ही बमुश्किल नज़र आते हैं। इन हालात में ज़रूरत है कि मुस्लिम माशरे के साहिब सरवत मुखैर लोग आगे बढ़े और ऐसे ज़हीन लोगों को स्पॉन्सर करें या फिर किसी ऐसे इदारे का क़याम अमल में लाएँ जिसके ज़रिए इन नौजवानों की सलाहियतों से मिल्लत इस्लामिया को मुस्तफ़ीद करवाया जा सके। मुस्लिम नौजवानों को भी इन हालात में अपना हौसला जुटाना ही होगा और अपने आप को मंजार के हवाले करने से बेहतर है कि मंजार से जद्दोजहद करते हुए निकलने की कोशिश की जाए, क्योंकि कोशिशें ही अक्सर कामयाब होती हैं, वरना APJ अब्दुल कलाम मुल्क के नंबर साइंटिस्ट न बनते और न ही मुल्क के सदर जमहूरिया के जलील क़द्र ओहदे पर फायज होते। नौजवानों को तो अपने आप को इस शेर का अक्कास बनना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐ मौजे तला तुम कुछ गीरत कर, तूफान में कश्ती फिर ले चल, ये देख तेरी नाकामी पर कम ज़र्फ़ किनारे हंसते हैं। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की जानिब से IAS और दीगर सिविल सर्विसेज शोबाजात के लिए मुस्लिम नौजवानों को 15 माही मुफ्त कोचिंग का मनसूबा बनाया गया है, जिसमें मुंतखब उम्मीदवारों को मैं क़यामत ताम कोचिंग की सहूलत फराहम की जाएगी। इस ज़िम्मन में यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारान मुख्तलिफ अज़ला का दौरा करते हुए इन इंतज़ामी अहम शोबाजात की अहमियत को उजागर करते हुए मुस्लिम नौजवानों को इसमें दिलचस्पी लेने की तरगीब दे रहे हैं। निज़ामाबाद शहर में भी TRS के हरकयाती नौजवान कायद व साबिक़ सदर ज़िला अक़लियती सेल तारिक अंसारी की दिलचस्पी पर 23 मई को गौतमी डिग्री कॉलेज में नौजवानों के लिए तरगीबी व तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारान ने बताया कि ये एक सुनहरा मौका है और ज़रूरत है कि नौजवान इसमें दिलचस्पी लें और साथ ही मिली ज़िम्मेदारों और सरपरस्तों पर भी यह फ़र्ज़ आयद होता है कि वो नौजवानों को इसमें तरगीब दें। ज़रूरत है कि हम सतही सोचों से आज़ाद हों, एहसास कमतरी का लिबादान निकाल फेंकें और एक नए अज़्म हौसले के साथ नई मंजिलों की तलाश के लिए निकल पड़े। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के पास एक अकेडमी है जो सिविल सर्विस कोचिंग सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की तैयारी कराता है। इसी सिलसिले में हम लोग आज निज़ामाबाद पहुँचे ताकि ये सिविल सर्विस प्रोग्राम के बारे में लोगों में मालूमात पहुँचाए या फिर उन्हें बेदारी करे। तो इसी ज़मन में हमारे साथ अंसारी साहब थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करा और बहुत हद तक ये प्रोग्राम सक्सेसफुल भी रहा और कई तुलबा तालिबात और वालिदैन भी इस प्रोग्राम में शामिल रहे। कोचिंग है हिंदुस्तान में 5 कोचिंग एकेडमीज है, जिसमें साउथ इंडिया में सिर्फ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को ये मौका दिया गया है। तो इसका अहम मकसद ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी पर्टिकुलरली ये पॉलिसी मेकिंग में इनका रेशियो कम होते जा रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल AK खान साहब है, AK खान साहब हमारे एक IPS ऑफिसर रहने की वजह से उनको खिदमत अंजाम दे रहे, उसके साथ साथ तो खौफ की खिदमत भी हो रही। सचर कमिटी तो डिटेल अपनी रिपोर्ट में बताई कि मुस्लिम का परसेंटेज पॉलिसी मेकिंग में यानी कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत कम हो। नाजरीन, आप देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। सहारनपुर में एक बार फिर तबकाती तसादुम भड़क उठा, एक नौजवान की मौत, 25 अफराद गिरफ्तार, मायावती जिम्मेदार है, BJP ने इल्जाम आयद किया। उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर के बेटगांव इलाके में शेरपुर मौजे में बहुजन समाज पार्टी के सरबराह मायावती के दौरे के बाद दलितों पर हुए हमले में एक नौजवान की मौत से इलाके में फिर कशीदगी फैल गई है। इस सिलसिले में पुलिस ने अब तक 25 अफराद को गिरफ्तार किया है। रियासत के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिश्रा ने बताया कि शेरपुर में होने वाले वाक़े के बाद फिर किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं मिली है। इलाके में हनूज कशीदगी बरकरार है। उन्होंने बताया कि इस वाक़े के लिए जिम्मेदार अफराद की शनाख्त की जा रही है और अब तक पुलिस ने 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मिश्रा ने कहा कि किसी भी मुलजिम को कतई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कल हुए तशद्दुद में शदीद तौर पर जख्मी 20 साल आशीष की अस्पताल में मौत वाक़ हो गई है। हुकाम हालात की निगरानी कर रहे हैं। वहीं BJP ने इस तशद्दुद के लिए BSP सरबराह मायावती को जिम्मेदार करार दिया। कश्मीर में फौज ने पत्थरबाजी से बचने के लिए एक नौजवान को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया था, जिस पर तनकीदों का सिलसिला शुरू हो गया। मेजर गोगोई ने अपने इस इक़दाम की मदाफियत की और उसको सही करार दिया।
पत्थरबाजी करने वालों से बचने के लिए एक शख्स को हिफाजती ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए फौज की गाड़ी से बांधने के बाद तनाजात का शिकार हुए लितल गगोई ने अपने इस इक़दाम का दिफा करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और बगैर गोली चलाए मुतादिद जिंदगियां बचा ली। मेजर गगोई ने एक न्यूज़ चैनल को बताया कि मैं डरता नहीं हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये मेरे और मेरी तंजीम और मेरे मुल्क के लिए कुछ भी गलत नहीं था। मैंने अपनी और मुतादिद शहरियों की जिंदगियां बचा ली हैं, इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मेरे हिसाब से मैंने किसी बात की खिलाफ वर्जी नहीं की है। मेजर ने कहा कि हम लोगों की मदद के लिए हैं, फौज यहाँ इन लोगों से आम लोगों की हिफाजत के लिए है जो मुसल्लह हैं और मुल्क के खिलाफ जंग कर रहे हैं। मेरा अपने तमाम जवानों को ये पैगाम है कि अगर आपका इरादा नेक है तो आपको कुछ नहीं होगा। ऐसे बहरान के वक्त हमारे सीनियर आपके साथ हैं, मुस्बित रहिए और मेहनत कीजिए, हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। मेजर गगोई ने कहा कि जब एक शख्स को बांधने वाली वीडियो वायरल होने पर तनाज़ा खड़ा हुआ तो यह इनके लिए मुश्किल तरीन वक्त था, अगरचे ये पहले से सोचा समझा फैसला नहीं था। अपने इक़दाम का दिफा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि अगर मैं फायरिंग करता तो क्या होता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला के तबसरे से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है उन्होंने तौहीन महसूस की हो, लेकिन अगर वो या कोई और मेरे मुकाम पर होता तो क्या करता। श्रीनगर लोकसभा सीट के ज़मीनी इंतखाबात के दौरान 9 अप्रैल को फारूक अहमद डार नामी शख्स को गाड़ी के बोनट से बांधने का वीडियो वायरल होने के बाद मेजर गगोई को तनकीद का सामना करना पड़ा था। इस पर हसीम से तनकीद की जा रही थी, जिसके बाद फौज ने तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया था। मेजर गगोई ने गुज़श्ता रोज़ फौज के सरबराह की जानिब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कमीशन कार्ड से नवाजा गया है। फौजी ज़राए ने बताया कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी मुखालिफ मुहिम की रोकथाम में मुसलसल कोशिश करने के लिए उन्हें ये एजाज़ से सरफराज किया गया। मुझे ढाल कैसे बनाया जा सकता है, क्या ये जमहूरियत में मुनासिब है? फौज का शिकार बनने वाले नौजवान डार का सवाल। इसने सवाल किया कि मुझे ढाल बनाना क्या बहादुरी है जो मेजर को अवार्ड दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बेडगाम में पत्थरबाजों के खिलाफ फौज की जीप के आगे ढाल की तरह इस्तेमाल किए गए फारूक अहमद डार के पास एक सवाल है। वो जानना चाहते हैं कि किसी भी शख्स को कई किलोमीटर तक गाड़ी में बांधकर खींचना क्या बहादुरी की बात है। डार ने कहा कि 9 अप्रैल के वाक़े से मुंसलिक मालूमात देने के लिए उसे अब तक पुलिस या फौज की तरफ से नहीं बुलाया गया है, जिसने वाक़े की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया था। तहकीकात के बारे में डार ने कहा कि यह महज ढकोसला है। डार ने कहा कि वो कभी संजीदा थे ही नहीं, मैं एक छोटा आदमी हूँ और इससे किसको क्या फर्क पड़ेगा। श्रीनगर लोकसभा ज़मीनी इंतखाबात में वोट देकर वापस लौट रहे डार का इस्तेमाल मेजर नितल गगोई ने पथराव करने वालों के खिलाफ मुबैना तौर पर ढाल के तौर पर किया था और उसे अपनी जीप के बोनट पर बांध दिया था। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर गुस्सा दिखाया था। इसके बाद फौज ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। डार ने बताया कि वाक़े को 1 माह से ज्यादा अरसा हो चुका है और अब भी मुकामी पुलिस ने मुझसे इसके बारे में कुछ भी इस्तफसार नहीं किया, यहाँ तक कि मेरा बयान भी दर्ज नहीं किया गया। वोट देने के लिए घर से बाहर निकलने पर अफसोस जाहिर करते हुए डार ने कहा कि मैं इस बात पे हैरान हूँ कि क्या किसी शख्स को जीप से बांधना इनकी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है। इसने कहा कि मैंने वोट दिया और बाज़ाहिर इसके लिए मुझे सजा मिली। डार के मुताबिक इस वाक़े के बाद इनकी जिंदगी बदल गई। शाल पर कढ़ाई करने वाले कारीगर फारूक अहमद डार ने कहा कि वो पथराव करने वाला नहीं बल्कि एक नौजवान शख्स है और वो सिर्फ वोट देने के लिए घर से बाहर निकले थे। फौज ने गुज़श्ता माह डार को जीप की बोनट से बांधकर शहर भर में घुमाया था। डार को जीप से बांधने वाले मेजर लितल गगोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव करने वाले ग्रुप में शामिल होने का इल्जाम लगाया था, जिसे इसने मुस्तरद कर दिया। डार ने कहा कि अगर ऐसा होता तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देते। इसने कहा कि मुतल्लिका मैनेजर को तौसीफी कार्ड से नवाजे जाने के बारे में जानकर उसे ताज्जुब हो रहा है। डार ने सवाल किया कि क्या किसी शख्स को कई किलोमीटर तक जीप से बांधकर खींचना क्या बहादुरी का काम है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हरितारम
हरम प्रोग्राम में साले गुज़िश्ता जिला सरे फहरिस्त रहा। इस साल भी साबिक़ा रिवायत को बहाल रखा जाए। रियासती वजीर का जिलाई ओहदेदारों से खिताब और अहम हिदायतें। सरकारी दवाखाने में कचरे और गंदगी के अंबार, सेहतामा को लेकर उठते हैं बेशुमार सवाल। एक खातून ने बच्ची को जन्म दिया और फिर मौत का शिकार बन गई। बताओ किसको कहें इसकी मौत का जिम्मेदार। मुसलमानों का पस तालीमी तनासुब तशवीशनाक। आला तालीम में तो तनासुब इंतहाई हकारत आमेज। जिम्मेदाराने मिल्लत के लिए एक लम्हा फिक्र। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी की कोशिशों में ताउन लाजमी। सहारनपुर में फिर एक बार तबकाती मुनाफिरत भड़क उठी। एक नौजवान की जान गई। पुलिस ने 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मायावती के दौरे से तशद्दुद भड़का। बीजेपी ने इल्जाम आयद किया। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।